देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन। चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान मिनाहिल शेख। व्यूअर्स, अपना शो आज शुरू करते हैं एक गुड न्यूज़ से। बेशक पाकिस्तान जो है वो फाइनल की दौड़ से बहुत पहले ही बाहर निकल चुका था, लेकिन आपको बताती चलूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का 29 साल बाद पाकिस्तान में कामयाब आईसीसी इवेंट के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया गया है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शानदार इनेकाद पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। आईसीसी का कहना है कि पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट के इनेकाद पर इज्जत और खुशी महसूस हो रही है। पाकिस्तान में टूर्नामेंट की वापसी और इवेंट की मेजबानी काबिले तारीफ है। आईसीसी ने कहा है कि आगे भी पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट्स के इनेकाद के लिए बेताब रहेंगे। जी व्यूअर्स, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र। उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत अच्छा, हमने देखा कि आईसीसी ने एक ट्रिब्यूट वीडियो में कहा है कि वो बहुत खुश हैं जो कि पाकिस्तान ने आईसीसी का जो होस्टिंग संभाली, और वो पुरुमीद हैं और बेताब भी हैं कि आगे भी जो टूर्नामेंट्स आएंगे वो भी उनको बखूबी पाकिस्तान निभाएगी। इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, कोई इतना आसान काम नहीं होता। आई थिंक पाकिस्तान ने ये चीज़ तो बता दी कि इर्रेस्पेक्टिव कोई भी मतलब हालात हों, जो मर्ज़ी बाहर की दुनिया बात कर रही हो, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी जो कॉम्पिटेंस है या जो हम जिस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की और ख़ास तौर पर उसके साथ साथ जिस अंदाज में मेज़बानी करते हैं, आई थिंक उसको तो डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहिए पीसीबी को कि उन्होंने बड़े अच्छे वे में इसका इनेकाद किया। क्योंकि एक ही जगह पे नहीं था ये, 3 जगहों पे था, कराची, लाहौर और रावलपिंडी। सो हर जगह पे अपने इंतजाम अगर इतने अच्छे हों और टीमें इतना खुश गई हैं, हर टीम के ऑफिशियल ने कहा है कि इतना अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिस तरीके से इंतजामात किए गए थे, उससे वो पूरी तरह मुतमईन थे। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी जो एस्पेक्ट है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई भी हम पर उंगली उठा सके। सो आई थिंक ये वाकई एक प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि आईसीसी ने इस तरीके से शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा, सराहा भी, और इसके साथ ये भी कहा कि आइंदा भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में हम टूर्नामेंट मुनक्किद करवाएं। लेकिन उसके लिए एक इशू जो मुझे उसमें नज़र आया वो इंडिया का बिहेवियर था। आई डोंट थिंक कि इंडिया को जो है जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया और यहाँ पर ना आने का जो फैसला किया, उसने काफ़ी क्रिकेट के ऊपर काफ़ी बदनुमा दाग की सूरत में याद रखा जाएगा। क्योंकि वो मुसलसल हट धर्मी का शिकार है इंडिया, और वो हमेशा कोशिश करता है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से अंडरमाइन किया जाए किसी भी फील्ड में, और ख़ास तौर पर क्रिकेट में। क्योंकि हमने देखा कि बाकी जो इवेंट्स हैं उसमें तो उनको कोई एतराज़ नहीं होता। उनकी कबड्डी की टीम यहाँ आ जाती है, हमारी टीमें वहाँ चली जाती हैं, जहाँ अगर सारे के सारे लोग खेल रहे होते हैं। सिर्फ क्रिकेट के मामले में वो इस तरह की बात करते हैं, तो क्या क्रिकेट के अलावा जो दूसरी टीमें हैं उनमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं होते? सो आई विश कि आईसीसी इसके ऊपर आइंदा कोई अच्छा, कोई कॉन्क्रीट किस्म का, कोई सख्त किस्म का स्टैंस ले, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब सख्त स्टैंस लेना चाहिए कि जब सारी चीज़ें ठीक हैं तो इंडिया को मतलब यहाँ आना चाहिए और एक रूल बनना चाहिए। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप देखें ना, ओलंपिक में भी तो सब जाते हैं ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है, वहाँ भी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और आप आईसीसी के इवेंट्स में हमारे साथ खेल लेते हो। लेकिन आप जब बायलैटरल की बात आती है आप मना कर देते हैं, और पाकिस्तान में आने के लिए आपको एतराज़ है। सो ये एक मुझे थोड़ा सा वो लगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इसको ऑर्गेनाइज़ किया पीसीबी ने, आई थिंक डेफिनेटली वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बिल्कुल। हारून साहब, 29 साल बाद आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट पाकिस्तान आया है, तो बताएं कि जो पूरा बिड का तरीक़ेकार होता है, क्योंकि ये बिल्कुल आराम से हमें फ़ौरन मिल नहीं गया, एक प्लेट के अंदर हमें सर्व नहीं किया गया। हमने इसके लिए बहुत बिड के ऊपर काम किया, हमने वो भी अपने रेनोवेट किए सारे स्टेडियम्स। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना मुश्किल होता है एक होस्ट कंट्री के लिए कि वो बिड जीतें, क्योंकि सारी कंट्रीज अपनी बिड कर रही होती, तो वो क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, नॉर्मली होता है कि आईसीसी कोशिश ये करती है कि जितने भी उनके एफिलिएटेड यूनिट्स हैं ना, जिसमें ख़ास तौर पर बिग टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उनके पास इतनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मौजूद हैं कि
वो अगर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सके तो एक साइकिल बनाते हैं वो, एक पूरा साइकिल बनाते हैं जिसमें कहते हैं कि जो कि जी फलाना टूर्नामेंट जो है वो इंग्लैंड होस्ट करेगा, फलाना आईसीसी का इवेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। सो वो एक पूरे कैलेंडर बनने के बाद वेरियस आपकी बारियां आती हैं। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो भी ये सिचुएशन थी, इसमें पाकिस्तान क्योंकि बदकिस्मती से 2007 के बाद से कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सक रहा था, इवन यहाँ टीमें भी नहीं आ रही थी, तो अब क्योंकि स्टेबल सिचुएशन हो गई हुई है, पहले हम जॉइंटली होस्ट करते थे, अब यह है कि पाकिस्तान इस काबिल हम समझते हैं कि हम हो गए हुए हैं कि हम इंडिपेंडेंटली होस्ट कर सकते हैं कोई भी बड़ा इवेंट। सो इस तरीके से जो है ना ये इवेंट्स अवॉर्ड होते हैं, और पाकिस्तान को ये 29 साल के बाद जब ये सआदत मिली तो आई थिंक जिस अंदाज में ये किया गया, तो मुझे लगता है आईसीसी अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी कि नेक्स्ट टाइम देखें ना, इस वक्त सिर्फ ये आप मेगा इवेंट की बात कर रही हैं, क्योंकि अंडर 19 के भी इवेंट्स होते हैं ना। आईसीसी का सिर्फ ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, आईसीसी का वर्ल्ड कप है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, आईसीसी का T20 ओवर का वर्ल्ड कप है, आईसीसी के अंडर 19 के इवेंट्स हैं, आईसीसी का विमेन का वर्ल्ड कप है, आईसीसी के विमेन के T20 वर्ल्ड कप्स हैं। सो ये सारे जो इवेंट्स हैं, इसको वो कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ और उनको होस्ट का दर्जा दिया जाए। अब आई थिंक आगे मुझे नज़र आता है कि शायद श्रीलंका और इंडिया को एक जॉइंटली होस्ट करने जा रहे हैं। सो एक ये पूरा साइकिल है जिसके मुताबिक मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं उनको ये होस्ट बनाया जाता है। ठीक है सर, पहले बात उठी थी कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं दे आर नॉट एट पार, तो उसको भी हमने कर दिखाया। कज़ाफ़ी स्टेडियम को हमने 117 दिन के अंदर, मतलब वो रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने उसको रीवैम्प किया है, और हमने देखा कि मतलब बहुत अच्छे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, सारा लाइट्स का इंतज़ाम, ग्राउंड्स का इंतज़ाम, और बाकी भी वो तो आपको बेहतर पता होगा कि कराची का स्टेडियम कितना अच्छा बना हुआ है, और रावलपिंडी स्टेडियम तो शुरू से ही मशहूर है। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं ऑब्वियसली और बनने की ज़रूरत है, ताकि जो क्रिकेट है जब एक मरतबा फिर से ऐसे टूर्नामेंट्स आएँ तो पूरे कंट्री में ट्रैवल करें। बट फॉर नाउ ये जो हमारे 3 स्टेडियम्स थे, इनके बारे में आपके कमेंट्स हैं? नहीं, मेरे अपने नज़दीक देखिए ओवरड्यू था, क्योंकि इनफैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिकेट जो है ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व की है। इवॉल्व इन दैट सेंस कि एक ज़माना था कि सिर्फ 15 प्लेयर्स आते थे, एक मैनेजर होता था टीम के साथ, और ड्रेसिंग रूम में आपको 15 से 20 लोगों का इंतज़ाम करना पड़ता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये क्रिकेट प्रोफेशनल होती चली गई, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, वेरियस फॉर्मेट्स आ गए। पहले टेस्ट क्रिकेट होती थी सिर्फ, फिर बाद में वनडे ऐड हुई, वनडे ऐड होने के बाद T20 ऐड हुई, तो उससे जो है ना उसका बिल्कुल ही वो पैराफर्नालिया बहुत बड़ा हो गया। अब हर टीम के साथ ना सिर्फ ये कि 15 या 16 प्लेयर्स का स्क्वाड होता है, बल्कि उतना ही सपोर्ट स्टाफ होता है। सो आप सोचिए एक ड्रेसिंग रूम जिसमें सिर्फ 15 से 20 लोग आ सकते हैं, वहाँ ऑल ऑफ अ सडन आपको 30 से 40 लोगों को अकोमोडेट करना है। सो पाकिस्तान के जितने भी ये ग्राउंड्स थे वो प्रॉब्ली इस पॉइंट ऑफ व्यू से आउटडेटेड थे, और इस चीज़ को महसूस करते हुए मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ठीक है, हमें क्योंकि अपग्रेड करने हैं, क्योंकि इवेंट भी हमने बड़ा होस्ट करने जाना है। सो वो रिकॉर्ड टाइम में जो आप बता रही हैं वो जो बनाया गया वो डेफिनेटली कमेंडेबल है, उनको बड़ी दाद देनी चाहिए, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। आई डोंट थिंक सो कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि कुछ ऐसा था जो ज़रूरी चीज़ें थी ताकि चैंपियंस ट्रॉफी बड़े अच्छे तरीके से हो जाए, वो तो हो गई, लेकिन जो बाकी वाले काम हैं उसको भी बड़ी तेज़ी के साथ जल्दी ये काम ख़त्म करना चाहिए। दूसरा जो एक और इशू है जो बहुत सारी मैंने पढ़ा भी कि हर्षा भोगले या माइकल वॉन कुछ बात कर रहे थे रिगार्डिंग पाकिस्तान की ग्राउंड की कंडीशन के ऊपर, कि जब हैवी रेन हो जाती है और उसके बाद जब अगर आपका सूरज निकल आए ओवरनाइट, तो फिर मैच का होना लाजमी हो जाता है। यानी वो दूसरे मुल्कों की ग्राउंड्स के मुतालिक बता रहे थे कि ब्रिस्बेन में अगर बहुत ज़्यादा भी बारिश हो जाए, फ्लडेड भी हो जाए, तो उसके बाद आधे से 1 घंटे के बाद या 2 घंटे बाद तो मैच शुरू हो जाता है। सो उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होता है। हमारे यहाँ ये है कि कदाफी स्टेडियम में ग्राउंड तो बहुत खूबसूरत बन गया, उसमें कोई इशू नहीं है, बिल्डिंग बन गई, लाइट्स लग गई, स्क्रीन बड़े अच्छे लग गए, लेकिन जो इशू है कि बारिश होने की वजह से हम हमारा जो है वो दिन ज़ाया होता है। अगर सूरज निकल आया, बारिश अगर लगातार होती रहे तो कोई इशू नहीं है, दुनिया की कोई भी जगह के ऊपर अगर बारिश हो रही तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब बारिश रुक जाए तो उसके बाद के जो इंतज़ामात हैं जिसमें आपने ग्राउंड को खुश करना है, पिच को तो महफूज आप रखते ही हैं, वो तो कवर होती है, लेकिन जो ग्राउंड की आउटफील्ड है उसमें पानी के जो पुडल्स जो बन जाते हैं वो इश्यूज़ नज़र आए इस दफ़ा कदाफी स्टेडियम में। सो मे बी वो ड्रेनेज का निज़ाम जिसमें ये होता है कि
दुनिया भर में बारिशें होती हैं, लेकिन उन्होंने ग्राउंड इस अंदाज में बनाए हुए हैं कि उनका आउटर कॉर्डन में ना ड्रेनेज का बड़ा अच्छा इंतजाम है। सो पानी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है और आधे से 1 घंटे के बाद आप जो है वो मैच शुरू कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके लिए अगर तो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो दूसरा क्या दोबारा आपने इसको मेजर करना है कि हमारे ग्राउंड्स क्यों अनइवन है, क्या हमारे उसमें कोई नई मिट्टी डलेगी या कोई ना कोई नया सिलसिला बनेगा, क्या हमारे यहाँ पर जो ड्रेनेज का जो इंतज़ाम है वो सही है या नहीं है, पानी उन जो ड्रेनेज की जो जगह बनाई गई है पानी उस तरफ जाता है या नहीं जाता। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसको इनको करना पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि बारिश की वजह से मैच का रुकना, बारिश अगर रुक जाए तो मैच 1-8 घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाना चाहिए ताकि ओवर्स भी ज़ाया ना हो और प्लेयर्स और जो, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटिंग है बहुत इसलिए कि देखिए क्राउड आया हुआ होता है, वो पैसे खर्च के आते हैं कि भाई हमने मैच देखना है। अब प्लेयर्स भी इसीलिए आते हैं कि हमने मैच खेलना है। अब अगर वो बैठे हुए सिर्फ ये फ्रस्ट्रेशन है कि अभी मैच नहीं हो रहा, क्यों कि जी ग्राउंड का एक हिस्सा गीला है यानी कहीं पानी जमा है। सो वो आई थिंक इशू है जिसको बहुत सीरियसली इनको देखना चाहिए। और मेरे अपने नज़दीक मैं जो फील करता हूँ, जो मैंने इतना अरसा पीसीबी में रह के देखा, बदकिस्मती से ऑब्वियसली मैं उनकी मेहनत को तो मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी जो ग्राउंड के जो लोग लुक आफ्टर करते हैं ना, वो बेसिकली उनका एक्सपीरियंस सिर्फ ऑन द जॉब ट्रेनिंग से है, यानी वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, माली हैं वो बेसिकली। सो वहाँ मुझे लगता है कि अब इन्होंने शायद आईसीसी का कोई क्यूरेटर मंगाया है जिसकी वजह से आप देखें कि बहुत ज़बरदस्त पिचेस बनी और बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। लेकिन उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट की कमी है, जो एजुकेटेड जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके, ताकि उनको सॉइल का, क्ले का, इन सारी चीज़ों को पता होता है। और ख़ास तौर पर जब ये ड्रेनेज के जो निज़ाम को अगर आपने बनाना है अच्छा, तो उसके ऊपर जो है उनसे हेल्प लेके, और आपके जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको भी सब लोगों को पता होता है कि किस तरीके से हमने पानी को फ्लश आउट करना है और किस अंदाज में हम इसको बनाएं ताकि ये अच्छे से अच्छा होता चला जाए। ठीक है हारून साहब, एक और इशू जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपसे यहाँ पे, वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें कम्पीट की। एक इंडिया की सिर्फ हटदर्मी की वजह से वो दुबई में उनके मैचेस खेले गए, बट बाकी जितनी भी टीम्स थी वो यहाँ आई, उन्होंने खुशी से खेला। हमने देखा, हमारे जब ऑन स्क्रीन रिपोर्टर्स थे वहाँ पे मौजूद थे, तो बांग्लादेश के जो बहुत सिटीजन्स थे वो आए हुए थे, अफगानीज जो थे वो बहुत आए हुए थे, बट बाकी मैंने फील किया कि जैसे कि इंग्लैंड खेल रही थी, न्यूजीलैंड खेल रही थी, उनके जो अपने बासी हैं, जिनके सिटीजन्स हैं, वो नहीं आए। तो ये क्या प्रॉब्लम हुई है? देखिए मेरे अपने नज़दीक अभी थोड़ा से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है ना वो अभी आने बाकी हैं, लेकिन मैंने देखा कि इंग्लैंड के तो सपोर्टर्स आए हुए थे, क्योंकि उनकी बामी आमी जहाँ भी हो वो ज़रूर उनके साथ ट्रैवल करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस फैंस भी नॉर्मली आते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि एक तो मेरे अपने नज़दीक शायद ये छोटा टूर्नामेंट था, बहुत ज़्यादा इसमें टीमें इन्वॉल्व नहीं थे, 2 से 3 मैचेस थे। नॉर्मली मैंने देखा कि जहाँ पर जैसे टेस्ट मैचेस लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं, वहाँ हमने देखा कि इंग्लैंड की जब टीम आई हुई थी तो उसके सपोर्टर्स आए हुए थे। मेरे अपने नज़दीक क्योंकि अभी ये पहला मौका था, अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा जो भी फैंस हैं उनको, जो इंग्लैंड के हो गए या ऑस्ट्रेलिया के हो गए, कि नहीं पाकिस्तान में जाके हम जो है बिल्कुल सेफ़ हैं और हम मैचेस को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो भी इवेंट पाकिस्तान में होगा तो आप देखेंगे कि वो फैंस भी आएंगे। आई थिंक उसके लिए एक और भी कोशिश ये होनी चाहिए कि पीसीबी जब ये मुख्तलिफ टीमें हमारे यहाँ आती हैं तो उनके बोर्ड्स के साथ बात करके एक स्पेशल आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इंसेंटिव्स देने की, कि जी आपको वीज़े की हमारी प्रोसेसिंग को आप इजी कर दें, आपकी होटल अकोमोडेशन जो है उसको अच्छे तरीके से, जो लॉजिस्टिक्स जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने जब भी देखा कि बाहर के लोग जब भी यहाँ आए हैं ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हों या इंग्लिश फैंस हों, वो यहाँ बड़ा इंजॉय करते हैं। इवन जो हमारा कल्चरल, आपको पता है कि जो हमारा जिस मेज़बानी का जो अंदाज़ है, हम तो मतलब बिच जाते हैं। हमारे अच्छी तरह याद है कि जब ये इंडियन की टीम आती थी और उनके साथ जो फैंस आते थे, इवन हमारे यहाँ पर जो शॉपकीपर हैं या जो हमारे जो जहाँ पर जाके खाना वाना खाते थे, फूड स्ट्रीट्स वगैरह, तो पैसे नहीं लेते। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट देम। सो मेरे अपने नज़दीक ये जूं
जो ये और ज़्यादा मैचेस यहाँ पर होंगे हमारे मुल्क में, तो और ज़्यादा आप देखेंगे कि फॉरेन सपोर्टर्स जो हैं वो भी अपनी अपनी टीमों के साथ आएंगे इंशाल्लाह। हारून साहब, मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो फाइनल है, लास्ट फाइनल फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, वो होने जा रहा है संडे को इन दुबई। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया हो रहा है, बट आज एक खबर सामने आई है कि जो न्यूजीलैंड के स्टार बॉलर हैं मैट हेनरी, वो शायद अनफिट हो रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने डाइव की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उनका कजाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल हुआ है, वो एक कैच करते हुए उनका शोल्डर पे उन्होंने जब डाइव मारी तो वो अनफिट हो चुका है। और अब ये कहा जा रहा है कि अभी तक सर्टेनिटी नहीं है, टेस्ट हो रहे हैं, वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, ट्राई यही किया जाएगा टीम की तरफ से कि जितना भी उन्हें खिलाया जा सके उनको खिलाया जाएगा। मैट हेनरी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं और सबसे ज़्यादा अभी तक जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी में मोस्ट विकेट टेकर भी हैं। क्या लगता है आपको, अगर तो वो एब्सेंट होंगे इस मैच से तो कैसा फ़र्क पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली डेंट पड़ेगा। देखें, मैट हेनरी की जो अभी सिचुएशन है वो ये है कि वो कैच करते हुए जब उन्होंने डाइव लगाई तो शोल्डर के बल पे गिरे थे, कैच उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था वो, तो शोल्डर की वजह से सोर शोल्डर है इस वक्त। आई थिंक जो भी उनके स्कैन्स हुए होंगे, जो भी टेस्ट हुए होंगे, अभी तक जो उनके जो कैप्टन थे उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि येस देयर इज़ एन इंजरी, उनकी सोरनेस को हम देख रहे हैं कि किस डिग्री की है। देखिए, इसमें सिर्फ वो ये देखते हैं कि कहीं कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी तो नहीं है, ये नहीं इतनी सीरियस इंजरी हो कि हम अगर कोई चांस लें उनको खिलाएं तो और ज़्यादा फर्दर एग्रावेट हो जाए चीज़ें, लेकिन वो ऐसा कोई चांस नहीं लेंगे। आई थिंक अभी भी वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि जो प्रोग्रेस कैसी हो रही है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब भी कभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ऐसी चीज़ होती है तो पहले तो आइस का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो जो स्वेलिंग है, जो भी इर्द गिर्द में जो हल्का सा जो टीयर है वो फ्रीज हो जाए, और उसके बाद फिर ये फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं और उसके बाद स्कैन्स भी कराते हैं। मेरे अपने नज़दीक कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वरना स्कैन की रिपोर्ट के बाद ये ज़रूर बताते कि जी इफ़ ही इज़ नॉट फिट, तो फिर वो उसको टीम में ही ना रखते, किसी और को वो कॉल कर लेते। तो इसका मतलब ये है कि दे आर होपफुल, क्योंकि बीच में 2 से 3 दिन हैं फाइनल, क्योंकि संडे को है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे पूरा ये मॉनिटर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो फिट हो जाए, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने अभी जो लास्ट मैच भी जो दुबई में खेला था उसमें उन्होंने 5 आउट किए थे सर, वेरी मेन। उन्होंने शुभमन गिल को किया था, कोहली को किया था, पांड्या, जडेजा, शामी, तो वो उनके की मतलब अटैक बॉलर हैं जो कि विकेट भी लेते हैं। तो ऐसे बॉलर को फाइनल में ना होना उनके लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा। तो इसलिए उनकी जो मेडिकल टीम है वो पूरी कोशिश कर रही होगी, और मैट हेनरी खुद बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे कि मैं किसी तरह फिट हो जाऊं और मैं इस मैच को मिस ना करूं, क्योंकि इतनी मेहनत करके ये पूरी टीम जो है इकट्ठी फाइनल में पहुंची है, और अब फाइनल में पहुंचने के बाद इनका वहाँ पर मैच होना है, तो वो उसके लिए ऑल आउट जाएंगे। मैं आई एम टेलिंग यू कि मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि इंडिया को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है इस फाइनल में, और यू नेवर नो कि न्यूजीलैंड मे बी दे कम आउट एज अ विनर। जी व्यूअर्स, मजीद डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला। अब कुछ ही देर रह गई है कि हमें असल में पता चल जाएगा कि कौन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का असल चैंपियन। संडे को मैच होने जा रहा है फाइनल इन दुबई बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया, लेकिन एक मरतबा हम नज़र दौड़ा लेते हैं कि अब तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर्स कौन से रहे हैं। हारून साहब, सबसे पहले हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के मैट हेनरी रहे हैं, वो उनके फास्ट बॉलर हैं। 10 विकेट्स उन्होंने अब तक ग्रुप स्टेजेस और सेमीफाइनल को मिला के ले ली हैं, और उनकी जो बेस्ट हैं वो हैं 5 विकेट्स इन 1 मैच, और उन्होंने 42 रन्स कंसीड किए थे। तो सबसे पहले मैट हेनरी को ही डिस्कस करते हैं कि आप मैट हेनरी कैसे देखते हैं, क्योंकि ये 5 विकेट जो उन्होंने ली थी वो ली थी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट। देखिए, एक तो अगर आप चार्ट को देखें तो आपको 3 ऐसे नुमायां बॉलर आपको नज़र आ रहे हैं जिनकी वजह से इनकी टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंची। बिल्कुल। और इसमें मैट हेनरी का रोल न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त था, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। और आप उनका देखें कि कोई इकोनॉमी रेट, एक फास्ट बॉलर का इकोनॉमी रेट 5.32 का होना, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और उसके साथ उनका बेस्ट देखिए 5 for 42 जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ लिया था। तो मेरे नज़दीक तो हेनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट और की फिगर है न्यूजीलैंड के लिए गोइंग टू द फाइनल। सो मेरे नज़दीक अगर हेनरी खुदा ना खास्ता अगर इंजरी की वजह से वो नहीं खेलते तो ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा न्यूजीलैंड के लिए।
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिट हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप देखें कि शामी और वरुण की, यानी इंडिया के दो ऐसे बॉलर हैं जो कि विकेट टेकिंग एबिलिटी में नज़र आ रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। सो ये दो होने के साथ साथ और उनके पास जो 3 और दूसरे बॉलर हैं वो भी इक्वली गुड है। सर शामी की टोटल विकेट्स हैं 8 और वरुण की हैं 7, लेकिन जो वरुण की 7 हैं उसमें से जो 5 उनका बेस्ट है 5 for 42 वो भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही हुआ है। कितनी आइडेंटिकल फिगर है, आप देखें कि वरुण ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 for 42 किया और हेनरी ने इंडिया के खिलाफ 5 for 42 किया। और दोनों में फर्क ये है कि हेनरी फास्ट बॉलर हैं वेरेज वरुण जो है वो स्पिनर हैं, और वो पहली दफ़ा उनकी ये बड़ी कामयाबी है। दूसरा, अगर आप शामी का इकोनॉमी रेट देखें, एक फास्ट बॉलर के लिए 4.96 कंसीड करना इन अ वनडे गेम, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और उसके साथ साथ वो विकेट टेकिंग एबिलिटी भी रखते हैं। सो जहाँ ये दोनों चीज़ें आ जाएं कि आप बहुत एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं और आप उसके साथ विकेट भी ले सकते हैं, तो ये ऐसे बॉलर्स जो हैं वो आपकी टीम के लिए कामयाबी की ज़मानत बनते हैं। सो मेरे नज़दीक इन सब का रोल फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए दोनों टीमें चाहेंगी कि इनके जो ये फिट बॉलर्स हैं और जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है जो उस 11 का हिस्सा बने। सो इसलिए जो भी प्रैक्टिस सेशंस हो रहे होंगे इस वक्त प्री जिन्हें टूर्नामेंट से पहले फाइनल से पहले उसमें बड़ी कोशिश ये होगी कि तमाम के तमाम प्लेयर्स फिट रहें, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से फील्डिंग में या कहीं आप गिर गए। सो इसलिए ये जो भी ये जब अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो इस बात को ये बिल्कुल अपने सामने रखेंगे कि हमारा कोई प्लेयर जो है वो अनफिट ना हो, क्योंकि जब आपकी प्लेइंग 11 देखें जो बेंच में बैठे हुए वो भी बुरे प्लेयर्स नहीं हैं। द इशू इज़ कि वो कोई मैच नहीं खेले हुए। सो होता ये है कि जब आपके फिट प्लेयर्स और इनफॉर्म प्लेयर्स जो आपके साथ खेलते हुए चले आ रहे हैं उनको पूरा आइडिया होता है ग्राउंड का भी, कंडीशंस का भी। सो इसलिए ऐसे प्लेयर जो खेलते हुए चले आ रहे हैं वो अगर पार्ट रहें 11 का जो कि प्लेइंग 11 है तो वो बड़ा फ़ायदेमंद देते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस खुदा न खास्ता 1 से 2 अनफिट हो जाते हैं मैच 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, सो उन दोनों का खला पूरा तो हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर हमेशा से डाउट रहेगा कि यार ये पहला मैच खेल रहे हैं, पता नहीं ये परफॉर्म करे ना करे। और जो लड़का जो नया प्लेयर आता भी है वो भी एप्रीहेंसिव होता है, इतना इंपॉर्टेंट गेम मुझे मिल गया। जो आप बात करें मैं बताती चलूँ कि मैट हेनरी अगर तो नहीं खेल पाते जो उनका फाइनल है तो उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट अभी तक जो बात चल रही है वो जेकब डफी की है। लेकिन अगेन उन्होंने जो दुबई वाला मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और इंडिया का जो हुआ था वो उन्होंने नहीं खेला हुआ, तो उनके लिए ये एक दफ़ा न्यू कंडीशंस होंगी, न्यू अपोनेंट होगा, शायद वो प्रेशर ले लें वो उस तरह मैट हेनरी की तरह, तो ऑब्वियसली वो नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। तो क्या लगता है आपको? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये देखेंगे मैट हेनरी तो बड़े एक्सपीरियंस बॉलर है ना। डफी को तो आया हुआ अभी तो बहुत ही थोड़ा अरसा हुआ है, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना एक्सपोजर नहीं है, कुछ मैचेस वो खेले हैं, लेकिन अभी तो अभी वो जिसको कहना चाहिए कि वो ट्रेनिंग रिजीम में है जो कि ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इनके जो नेक्स्ट लॉट में जो यंग जनरेशन आ रही है उसमें डफी को ये रेट कर रहे हैं कि आगे जाके ये अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एकदम से इतना बड़े मैदान में आ जाना, इतने बड़े ओकेजन पे उनको खिला देना। सो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी कोशिशें यही होगी कि हेनरी ही खेले। अगर हेनरी नहीं खेलेगा तो फिर डफी बीइंग अगर बेंच पे बैठा हुआ भी एक प्लेयर जिसको पता है कि मुझे मौका मिलने जा रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल पूरी तैयारी से बैठा हुआ होगा कि अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं कुछ शो करके बताऊं, मैं बताऊं कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, इसलिए मैं इस टीम में सेलेक्ट हुआ। सो इसलिए जो मैं फील करता हूँ कि जो 15 का स्क्वाड होता है ना, वो जो बाहर बैठे हुए प्लेयर्स भी होते हैं ना, वो बस इंतज़ार में होते हैं कि कब हमें अपॉर्चुनिटी मिले। सो अगर हेनरी की अनफिट होने की सूरत में अगर ये एक मौका मिलता है डफी को, तो आई थिंक ही विल गो ऑल आउट टू प्रूव कि जी मैं वाकई एक प्लेयर हूँ और मैं न्यूजीलैंड का एक फ्यूचर स्टार बन सकता हूँ। क्योंकि जब आप फाइनल में इस किस्म का परफॉर्मेंस दे देंगे जिसकी वजह से आपकी कंट्रीब्यूशन से अगर आपकी टीम जीत जाए तो आप ओवरनाइट हीरो बन जाते हैं। आप पाकिस्तान इंडिया की आप मिसाल उठा के देख लें कि जो भी प्लेयर इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करता है ओवरनाइट स्टार हो जाता है। इसी तरह इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करता है वो ओवरनाइट स्टार हो जाता है, क्योंकि इसलिए फिर ये जो प्लेयर्स हैं ना वो इंतज़ार कर रहे होते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी का जिससे उनको एकदम से इस तरह का फिलिप मिले। ठीक है सर, जो फर्स्ट 3 हैं उनका तो हमें एक मरतबा फिर से मुकाबला देखने को मिलेगा, हेनरी, शामी और वरुण।
जो 4th नंबर पे आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। उमर ज़ई जो कि अफ़गानिस्तान से हैं, उनको भी हमने एक उभरता हुआ सितारा देखा है इस चैम्पियंस ट्रॉफी में, बिकॉज उन्होंने टोटल विकेट्स जो ली हैं वो ली हैं 7 और उनका बेस्ट रहा हुआ है 5 for 58। उनके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? नहीं, आई थिंक उमर ज़ई एक अच्छा स्टार उभरता हुआ नज़र आ रहा है मुझे अफ़गानिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान एक टीम बड़ी अच्छी बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आई थिंक इसमें मुझे अब कहीं कहीं लूप होल नज़र आ रहे हैं। इनको 2-3 नए और प्लेयर्स की ज़रूरत है। उमर ज़ई जैसे आए हैं इसी तरह के और कुछ प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता नबी का थोड़ा सा मैं डाउनहिल देख रहा हूँ उसे जाता हुआ, और इसी तरीके से रहमत शाह मुझे डाउनहिल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अफ़गानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस चैम्पियंस ट्रॉफी में उमर ज़ई ने, सो इस किस्म के यंगस्टर्स उनको और लाने पड़ेंगे और अपनी टीम में शामिल करने पड़ेंगे। आई थिंक उनके पास जो उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, जो कोचिंग स्टाफ है, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होगा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आके ऊपर अपनी जगह बना सकते हैं। क्योंकि वो सिर्फ देखें वनडे खेलते हैं या T20 खेलते हैं, टेस्ट मैचेस बहुत वो कम खेलते हैं। अभी तक उनको फुल सीरीज़ अभी किसी कंट्री की तरफ से ऐसे सच अभी नहीं मिली, जो उम्मीद है कि आगे जाके उनको मिलती चली जाएगी। क्योंकि जो ये परफॉर्मेंस देते जाएंगे, सो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं इनको अपने मुल्क में बुलाएंगी, टेस्ट मैचेस भी देंगे, 50 ओवर्स के मैचेस भी देंगे, और वनडे और इसके बाद T20 के मैचेस भी देंगे। सो उससे इनकी जो है ना ग्रोथ इनके प्लेयर्स की हो सकती है। उमर ज़ई जैसे आपने कहा कि इस चैम्पियंस ट्रॉफी में एक बड़े स्टार बन के उभरे अफ़गानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वहाँ के तो जो थिंक टैंक है या जो उनकी जो सपोर्ट स्टाफ और कोचिंग स्टाफ है, वो तो बहुत खुश होगा उनकी इस प्रोग्रेस से। थोड़े अनलकी भी रहे क्योंकि राशिद खान इस दफ़ा डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि वो अगर विकेट टेकिंग एबिलिटी जो उनकी थी, इस दफ़ा उनकी विकेट टेकिंग नज़र नहीं आई। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरी टीमों ने अच्छे खासे रन्स कर दिए, वरना जिस तरह राशिद खान बॉलिंग करते हैं, जब विकेट्स लेते हैं तो दूसरी टीमें इतनी ज़्यादा रन्स नहीं बना सकती। तो आई थिंक उनके लिए भी अच्छा है कि ये उमर ज़ई जैसे प्लेयर उनकी टीम में शामिल हो रहे हैं। और सर 5वें नंबर पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के डॉर्शर्स। उनकी टोटल 7 उन्होंने विकेट्स ली चैम्पियंस ट्रॉफी में, विद उनका जो बेस्ट था वो था 3 विकेट्स एक ही मैच में और 47 रन उन्होंने कंसीड किए। देखिए, डॉर्शर्स भी मुझे एक प्रॉमिसिंग बॉलर नज़र आते हैं। वो इसलिए टीम में थे कि जो 3 उनके जो मेन उनके फास्ट बॉलर्स थे वो अनफिट थे। हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क, वो तीनों नहीं आए तो इनको मौका मिला। एक्चुअली होता यही है कि ठीक है इनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, जो कि मेरे नज़दीक एक अचीवमेंट थी, क्योंकि जब आप शुरू में हम वे कर रहे थे चीज़ों को तो हम देख रहे थे कि इनकी बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है। सो मैं ये समझ रहा था कि शायद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी, लेकिन अपनी अच्छी बैटिंग की वजह से वो क्वालिफाई कर गए। लेकिन इस पूरे उसमें देखते हुए जो डॉर्शर्स की जो बॉलिंग थी, मैं ये फील करता हूँ कि वो उन्होंने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है, और उनके पास जो वैरायटी है वो स्लो डिलीवरी भी करते हैं, तेज़ बॉल भी करते हैं, बाउंसर उनका बहुत अच्छा है, स्लोअर बाउंसर भी वो करते हैं। सो वो सारी चीज़ें मुझे उनमें नज़र आती हैं कि जो आगे जाके इनको काम आएंगी। लेकिन जब ये तीनों प्लेयर्स आ जाएंगे तो क्या डॉर्शर्स को अभी इतनी जल्दी मौके मिलेंगे आगे के नहीं। लेकिन अब मुझे ये फील होता है कि जैसे स्टार्क है या कमिंस है या हेजलवुड है, ये अपने इन्हें पिक एंड चूज़ करेंगे कि हमने कौन सा मैच खेलना है, कौन सा नहीं खेलना। सो वहाँ ये वाले प्लेयर्स जैसे आप डॉर्शर्स का जिक्र कर रहे हैं, जिसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस चैम्पियंस ट्रॉफी में, सो ये प्लेयर्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लेंड इन करेंगे और उनको मैच्योर करेंगे, उनको एक्सपीरियंस दिलाएंगे, ताकि आगे जाके जो 2 से 3 साल के बाद जो बड़े इवेंट्स आने हैं उसके लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल, बड़े इवेंट्स के लिए उनको तैयार होना होगा। व्यूअर्स डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब बात कर लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मोस्ट रन टेकिंग बैट्समैन कौन रहे। तो आपको बताते चलें कि पहले नंबर पर हैं इंग्लैंड के डकेट, जिन्होंने 227 रन्स बनाए और उनका हाईएस्ट है 165 का। सेकंड नंबर पे आते हैं रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के, जिनके 226 रन्स हैं और उनका हाईएस्ट है 112 रन्स। जो रूट हैं तीसरे नंबर पर, जिनके 225 रन्स हैं टोटल और हाईएस्ट है उनकी 120। कोहली आते हैं चौथे नंबर पर 270 रन्स के साथ और उनका हाईएस्ट जो है वो है 1 सेंचुरी। जदरान ने भी बनाए 216 रन्स और वो 5वें नंबर पे हैं विद हिज हाईएस्ट टोटल 177। जी हारून साहब, इन 5 प्लेयर्स को आप कैसे देखते हैं? और इनमें से जो 2 हैं रविंद्र और कोहली, इनको तो हम एक मरतबा फिर से फाइनल में भी देखेंगे। देखिए, जिस तरह हमने बॉलिंग चार्ट में देखा था कि जो कंट्रीब्यूटर्स थे जिनकी वजह से टीम जो है उनकी सेमीफाइनल में पहुंची,
यहाँ अभी अगर आप देखें तो दो ऐसे आपको प्लेयर नज़र आते हैं जिसमें रविंद्रा 226 रन के साथ और विराट कोहली 217 रन के साथ, जिनकी नॉक्स की वजह से, जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंची। और दूसरी तरफ देखें कि बेन डकेट, जो रूट जो कि इंग्लैंड के प्लेयर्स थे, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन सम और दी अदर जो इनकी बॉलिंग है उनकी इस अच्छी परफॉर्मेंस को वो नहीं कॉम्पनसेट कर सकी। क्योंकि मुझे एक, अगर आपको मैच याद हो जिसमें इंग्लैंड ने 350 रन्स किए थे और ऑस्ट्रेलिया उनको चेस कर गई थी। सो दिस शोज़ कि इनकी जो बॉलिंग थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, और वरना इनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है डकेट की और रूट की। और उसके साथ साथ जजरान ने एक जो सेंचुरी की थी वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग थी जो उन्होंने खेली, 216 रन इन्होंने बनाए। लेकिन होता यही है कि आपने ये देखा कि क्या आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन से आपकी टीम को क्या फ़ायदा हुआ। सो मेरे नज़दीक अगर देखा जाए तो रविंद्रा और विराट कोहली की परफॉर्मेंस से तो उनकी टीम को फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनकी ऑलराउंड टीम थी। यानी इनकी इस कंट्रीब्यूशन से जो दूसरे उनके बॉलर्स थे और फील्डर्स ने, उन्होंने ये मौके पैदा किए कि इनकी ये टीम जो है वो आज दोनों की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची हुई है, और इनका ये मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जाएगा जब ये होने जाएगा। दूसरी तरफ अगर जो बाकी 3 प्लेयर्स हैं हम उनको देखते हैं, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके क्योंकि दूसरे जो एलिमेंट्स थे जो कि 11 में बनते हैं, जो कंपोनेंट्स जिसमें बॉलिंग का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनकी वजह से ही आप जो है ना वो आगे क्वालिफाई करते हैं। सो वो कंपोनेंट में अफगानिस्तान मिसिंग रही, इंग्लैंड मिसिंग रहा उसमें। इसी वजह से इंडिया और न्यूजीलैंड को आप देख रही हैं कि वो दोनों फाइनल में पहुंची, बिकॉज उनके बॉलिंग कंपोनेंट ने और उनके फील्डिंग कंपोनेंट ने उनको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की। सर, रचिन रविंद्रा के पास एक और एजाज़ भी है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ वो एक बैट्समैन है जिनके नाम 2 सेंचुरीज हुई हैं। उन्होंने 2 मैच में एक सेंचुरी बनाई है। तो आई थिंक दैट क्योंकि हम ये बात करते रहे हैं कि वो एक कंसिडरेबली यंग प्लेयर हैं, बट मतलब ही शोन थ्रू दिस चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो गए हैं। मैंने जब उनकी बात करने का अंदाज भी मैं उनको देखता हूँ, जब अपने इंटरव्यू में बात कर रहे होते हैं, इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट यंग मैन। और मुझे तो ऐसे फीलिंग है कि यू नेवर नो फ्यूचर में अगर इस लड़के की, इसकी अगर रविंद्रा की फिटनेस रही, परफॉर्मेंस इसी तरह करते रहे, तो वन डे आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड को लीड करेंगे। को जिस अंदाज में मैंने इनको बात करते हुए देखा और जो अंदर जिस तरीके से इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, एंड इट्स नॉट दैट ओनली कि इनकी बैटिंग 2 सेंचुरीज बहुत बड़ी बात होती है किसी एक टूर्नामेंट में करने के, जो कि बहुत शॉर्टर फॉर्मेट का हो, 3 मैच आपको मिले और चौथा सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। दूसरी तरफ जो इसकी बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप देखेंगे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। सो ऐसे प्लेयर जो कि ऑल राउंड एबिलिटी वाले हों, जिसमें बॉलिंग भी कर लेते हों, फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। हालांकि बड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि उनको शायद एक आध मैच मिस करना पड़ गया था, याद है उनको बॉल लग गई थी इनके माथे पे। सो स्टिल आई वुड से कि न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी अच्छी मुझे उभरती हुई टीम नज़र आ रही है। गो के इनके सीनियर प्लेयर्स अब मुझे नज़र आ रहा है कि एज वाइज वो जा रहे हैं डाउन हिल साइड के ऊपर, लेकिन स्टिल दे आर परफॉर्मिंग वेल। अगर आप रविंद्रा को देखें कि उसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि जब ये बैटिंग कर रहा था तो उसके साथ जो थे वो विलियमसन थे, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस बैटर हैं। उनके साथ इनकी बैटिंग करना और ये डोमिनेट कर रहे थे, और वो शीट एंकर का रोल प्ले कर रहे थे विलियमसन, जो कि बहुत कम नज़र आता है कि जो एक्सपीरियंस्ड बैटर है जैसे कोहली, वो भी एक तरफ खड़े रह के एंकर कर रहे थे इनिंग को, और ये लोग जो दूसरे उनके इर्द गिर्द शुभमन गिल हो गए या दूसरे आयर हो गए, ये परफॉर्म कर रहे थे। सर, और कोहली के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोहली भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और हम देख रहे हैं कि 1-2 मैचेस में तो बल्कि उनकी तरफ से विनिंग स्ट्रीक आई है। एक में उन्होंने 100 बनाए और एक में उन्होंने 80 के अराउंड बनाए और अपनी टीम को जो है वो विनिंग की तरफ लेके गए। देखिए, कोहली एक तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मैच्योर्ड प्लेयर हैं, लेकिन वो ओकेजन का इंतज़ार करते हैं। पिछले 1-2 सालों में उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही थी। अब प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, किसी भी ऐसे प्लेयर के लिए जो हर मैच में या हर दूसरी या तीसरी इनिंग में 100 करता है, तो हर आउटिंग पे जो क्राउड है, जो फैंस हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं 100 ही करेगा। सो इवन अगर वो 50-60 भी करता है तो ऐसा लगता है वो फेल हो गए। सो ये जो प्रेशर जो है ना, इस प्रेशर को हैंडल करना वो एक बहुत बहुत पाए की चीज़ होती है, और जो मुझे कोहली में बहुत नज़र आता है। और फिर वो इंतज़ार करता है बिग ओकेजन का,
मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान, यू नो सेमीफाइनल्स, Semi-finals. फाइनल्स, यानी वहाँ उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, अभी भी जिस तरह का फिट है, यू नो एट दिस एज आप किसी भी 18, 19, 20, 21 साल के प्लेयर के साथ, यंग लड़के के साथ आप उसको कम्पीट करा सकते हो। द वे ही रन्स बिटवीन द विकेट, द वे ही फील्ड्स, और जिस तरीके से आप उसको चार्ज अप देखते हैं कि उसमें हर वक्त वो फोकस है टुवर्ड्स द गेम। सो ऐसे प्लेयर तो एसेट होते हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल। सो कोहली इज एन एसेट। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हारून साहब का कहना है कि जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि मैच विनिंग इनिंग्स खेल जाते हैं, वो एसेट होते हैं अपनी टीम के लिए। यहाँ तक था हमारा सफ़र। मैच का जो शो का वक्त है हमारा ख़त्म हुआ चलता है। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।